Welcome to Brain Roots IS. Today we will study India's biodiversity governance. तो खबर क्या है और ये टॉपिक चर्चा में क्यों है? देखिए, हाल ही में एक नया $4.88 मिलियन का प्रोजेक्ट शुरू किया गया है और इसका मकसद बहुत ही साफ है। जो लोकल कम्युनिटीज हैं, यानी वो लोग जो जमीन से, जंगल से जुड़े हैं, उन्हें एम्पावर करना, उन्हें ताकत देना, ताकि वो अपने ही नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज कर पाएं और उनका फायदा भी उन्हीं को मिले। चलिए इसको आसान भाषा में डिकोड करते हैं और बिल्कुल शुरू से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट आखिर है क्या और भारत के लिए इतना जरूरी क्यों बन जाता है। देखिए, किसी भी पॉलिसी को समझने के लिए ना सबसे पहले उसकी कानूनी बुनियाद, उसकी लीगल फाउंडेशन को पकड़ना बहुत जरूरी है। देखिए, कोई भी कानून अचानक से विराट रूप नहीं ले लेता। इसके पीछे एक पूरा इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट होता है। इसकी कहानी शुरू होती है 1992 में रियो डी जेनेरो में हुई अर्थ समिट से। वहीं पर यूनाइटेड नेशंस ने कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी सीबीडी को अडॉप्ट किया। ये एक लैंडमार्क ग्लोबल एग्रीमेंट था। अब अपने इसी इंटरनेशनल कमिटमेंट को पूरा करने के लिए इंडिया ने साल 2002 में अपना एक मजबूत कानून बनाया, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, जिसे हम BDA भी कहते हैं। और ये जो नया प्रोजेक्ट है ना, ये उसी सफर का अगला लॉजिकल कदम है, जो इस BDA को जमीनी स्तर पर बिल्कुल ग्रास रूट्स लेवल पर मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये जो पूरा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, ये 3 बहुत ही मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। इन्हें आप इस कानून की नींव समझ सकते हैं। पहला, कंजर्वेशन, सीधा साधा मतलब जीवन के हर रूप को, हर वैरायटी को प्रोटेक्ट करना। दूसरा पिलर है सस्टेनेबल यूज, यानी अपने नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरह से इस्तेमाल करना कि वो आने वाली जनरेशंस के लिए भी बचें। और तीसरा, और इस पे आप स्टार मार्क कर लीजिए, एग्जाम के लिए सबसे जरूरी, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग यानी ABS। ये प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि जब भी हमारे बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का कमर्शियल इस्तेमाल हो, तो उससे होने वाले फायदे, उससे होने वाले प्रॉफिट को उन लोकल कम्युनिटीज के साथ फेयर तरीके से, बराबरी से बांटा जाए, जिन्होंने सदियों से उन्हें संजो कर रखा है। कानून तो बन गया, एकदम सही, लेकिन इसे लागू कौन करेगा? इसे जमीन पर उतारेगा कौन? यहीं पर आता है इंडिया का 3 टियर गवर्नेंस मॉडल, जिसका स्ट्रक्चर एक पिरामिड जैसा है। जैसा कि आप इस पिरामिड स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, सबसे ऊपर यानी टॉप पर नेशनल लेवल पर है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी यानी NBA, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। ये एपेक्स बॉडी है। अगर कोई भी फॉरेन कंपनी या रिसर्चर इंडिया के बायो रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहता है, तो उसे NBA से परमिशन लेनी ही होगी। इसके नीचे स्टेट लेवल पर है स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स यानी SBBs। ये इंडियन सिटीजन्स और कंपनीज के एक्सेस को रेगुलेट करते हैं। लेकिन इस पिरामिड की जो नींव है, जो इसका फाउंडेशन है, वही सबसे जरूरी हिस्सा है, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज यानी BMCs। ये बिल्कुल लोकल, ग्रास रूट्स लेवल पर काम करती हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर एक डिसेंट्रलाइज्ड यानी बॉटम अप अप्रोच के लिए बनाया गया है। मतलब पावर और डिसीजन मेकिंग जमीन से, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। उस जरूरी कॉन्सेप्ट एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग या ABS को एक बार फिर से देखते हैं। इसकी ताकत को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल सोचिए। मान लीजिए एक गांव में एक अनोखा औषधीय पौधा मिलता है, जिसके गुणों का ज्ञान, ट्रेडिशनल नॉलेज सदियों से सिर्फ उस गांव के लोगों के पास है। अब अगर कोई बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी उस पौधे और उस नॉलेज का इस्तेमाल करके लाखों रुपए की दवाई बनाती है, तो ABS प्रिंसिपल यह सुनिश्चित करता है कि उस प्रॉफिट का एक फेयर हिस्सा उस कम्युनिटी को वापस मिले। ये उनके सदियों के कंजर्वेशन एफर्ट्स और उनके ट्रेडिशनल नॉलेज को एक कानूनी मान्यता और एक तरह से रिवॉर्ड देने का तरीका है। तो अब हम इस पिरामिड के सबसे अहम हिस्से पे फोकस करते हैं, जहां असल काम होता है और जिसके लिए ये नया प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो ये BMCs आखिर है क्या? इन्हें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स बनाती हैं, गांव में ग्राम पंचायत और शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज। और इनका सबसे जरूरी काम है अपने इलाके की बायोडाइवर्सिटी और उससे जुड़े ट्रेडिशनल नॉलेज यानी TK को डॉक्यूमेंट करना, यानी उसका लेखा जोखा करना। और ये डॉक्यूमेंटेशन एक बहुत ही खास लीगली रिकॉग्नाइज्ड फॉर्मेट में किया जाता है, जिसे कहते हैं पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर या PBR। एक बात समझना बहुत जरूरी है कि PBR सिर्फ एक लिस्ट नहीं है कि यहां ये पेड़ है और वहां वो जानवर। नहीं, ये कॉम्प्रिहेंसिव लीगल डॉक्यूमेंट है। ये बायोपायरेसी के खिलाफ एक कानूनी ढाल, एक शील्ड की तरह काम करता है। बायोपायरेसी क्या है? जब कोई बाहरी कंपनी बिना परमिशन या कॉम्पेंसेशन के किसी कम्युनिटी के ट्रेडिशनल नॉलेज या रिसोर्सेज का कमर्शियल फायदा उठा लेती है।
पीबीआर उस कम्युनिटी के मालिकाना हक का एक ठोस कानूनी सबूत बन जाता है। और बस ऐसी ही बीएमसीज को ताकतवर बनाने के लिए यह नया मिशन लॉन्च किया गया है। चलिए देखते हैं द न्यू बायोडायवर्सिटी मिशन। इसका ऑफिशियल नाम है स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज फॉर सिक्योरिंग बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन कमिटमेंट्स, और ये 2025 से 2030 तक चलेगा। और इस इनिशिएटिव को बैक करने के लिए एक काफी अहम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी है। इस प्रोजेक्ट के 5 साल के ड्यूरेशन के लिए कुल 4.88 मिलियन यूएस डॉलर का ग्रांट दिया गया है, जो इस प्रोजेक्ट के स्केल और इसकी अहमियत को साफ साफ दर्शाता है। आइए इस प्रोजेक्ट के फ्रेमवर्क पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि ये स्लाइड दिखा रही है, इसे इंप्लीमेंट कर रही है इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC और नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी NBA। इसमें हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी GEF और UNDP। फाइनेंशियल ग्रांट जैसा हमने देखा 4.88 मिलियन यूएस डॉलर है 2025 से 2030 के दौरान। सो ये साफ तौर पर एक हाई लेवल कोलैबोरेटिव एफर्ट है। अब इस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स सिर्फ पेड़ पौधे लगाने तक सीमित नहीं है, ये बेहद स्ट्रेटेजिक है। पहला, मेन स्ट्रीमिंग। इसका मतलब है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन को हर लोकल डेवलपमेंट प्लान का एक हिस्सा बनाना। जैसे अगर गांव में कोई नई सड़क बन रही है तो प्लान में उसके बायोडायवर्सिटी पर असर को भी ध्यान में रखना होगा। दूसरा, इनोवेटिव फाइनेंसिंग। सरकारी ग्रांट से आगे बढ़कर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR फंड्स जैसे नए सोर्सेस को टैप करना। तीसरा, सोशल इक्विटी, खासतौर पर महिलाओं, शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइबल कम्युनिटीज की कैपेसिटी बिल्डिंग करना ताकि वो ABS एग्रीमेंट्स को कॉन्फिडेंटली नेगोशिएट कर सके। और चौथा, ग्लोबल अलाइनमेंट। ये इंश्योर करना कि ये सारे काम इंडिया को अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स पूरे करने में मदद करें। अब यहां एक बहुत ही लॉजिकल सवाल उठता है। सवाल यह है कि ये प्रोजेक्ट पूरे देश में ना होकर सिर्फ तमिलनाडु और मेघालय में ही पायलट क्यों किया जा रहा है। इन दो स्टेट्स को उनके यूनिक, बिल्कुल अलग इकोलॉजिकल चैलेंजेस और सिग्निफिकेंस की वजह से चुना गया है। तमिलनाडु में फोकस सत्यमंगलम लैंडस्केप पर है। ये वो जगह है जहां ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स आपस में मिलते हैं। यहां सबसे बड़ी चुनौती है हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन। इसका मतलब है जब बड़े जंगल छोटे छोटे अलग अलग टुकड़ों में बंट जाते हैं, जिससे वाइल्ड एनिमल्स का आना जाना, उनके कॉरिडोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। ये टाइगर और एलिफेंट्स के लिए एक क्रिटिकल कॉरिडोर है। दूसरी तरफ मेघालय के गारो हिल्स में चुनौती है क्लाइमेट रेजिलियंस की, यानी उस इकोसिस्टम की ताकत क्लाइमेट चेंज से होने वाले झटकों जैसे एक्सट्रीम बारिश या सूखे को सहने और उनसे रिकवर करने की। ये एरिया एंडेमिक स्पीशीज का, यानी ऐसी प्रजातियों का जो सिर्फ वहीं पाई जाती है, उनका हॉटस्पॉट है। तो हमारे पास दो बिल्कुल अलग लेकिन उतने ही जरूरी लैंडस्केप्स हैं जिन्हें टारगेट किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का असर सिर्फ लोकल नहीं है, बल्कि यह इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर भी मजबूत करता है। यह सीधे तौर पर इंडिया के नेशनल बायोडायवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान NBSAP को सपोर्ट करता है। ये पेरिस एग्रीमेंट के तहत हमारे नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, खास करके कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन गोल्स को पूरा करने में भी योगदान देता है। और सबसे जरूरी, यह कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के 30x30 टारगेट की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है, जो 2030 तक हमारे प्लैनेट के 30% जमीन और समुद्र को प्रोटेक्ट करने का ग्लोबल लक्ष्य है। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।